हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। क्लास 9 साइंस से हमने शुरू किया था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर क्रमांक 4। लेक्चर 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, ऊपर के आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट की लिंक है। आज लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे पेज नंबर 102 टू 104 पे जो भी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में है। By the way, my name is Shivam Jha, an educator by choice, a certified memory coach and a creative learner. And my super learners, इस चैनल पे मैंने और भी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एनर्जी फ्लो, एसिड बेस एंड सो ऑन। ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसको एक्सेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर सिंपली कमेंट में पिन कर दिया गया है एक लिंक, या फिर आप सिंपली किसी भी ब्राउजर पे ये लिंक टाइप करके भी एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, एक और बात, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इतना मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है जिसके टॉप पे वो वाली लिंक पिन की हुई है। तो आप बेसिकली उस चैनल को अगर ज्वाइन करते हो तो कभी भी आप किसी भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के लेक्चर में हम काफी कुछ बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। देखो, ये हमारा सुंदर जहां, सुंदर सुंदर एकदम बहुत सुंदर, ठीक है। टू मेंटेन अ क्लीन एनवायरमेंट, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो एनवायरमेंट है वो क्लीन रहे और उसके क्लीनलीनेस को अगर मैं मेंटेन करना चाहता हूं, इट इज नेसेसरी टू प्रैक्टिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना सीखना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। खाली सीखने से नहीं चलेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब एक चीज देखना, ये एक आपको पिरामिड दिख रहा है, मतलब ये ज्यादा, ये उससे थोड़ा कम, उससे कम, उससे कम। मैं समझाता हूं आपको, देखो। फॉर दिस पर्पज, अगर हमें एनवायरमेंट को क्लीन रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज वी शुड इंप्लीमेंट मेजर्स, लाइक हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, लाइक इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम कोई भी चीज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कपड़ा बन रहा है या फिर लैपटॉप बन रहा है, तो उसके जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसकी इफिशियंसी को हमें और इंक्रीज करनी पड़ेगी। इफिशियंसी मतलब वो कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है, कैसे वो प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट द मिनिमम वेस्ट विल बी जनरेटेड। इस तरीके से हमें प्रोडक्शन करना है कि वेस्ट मिनिमम जनरेट हो। मान लेते हैं कि हमें ये माउस अगर बनाना है कंपनी में, तो हम माउस को इस तरीके से बनाएंगे कि बहुत कम वेस्ट मटेरियल जनरेट हो। आप अपने घर पे खाना बनाते हो तो क्या होता है, खाना बनाने के साथ बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होता है। तो हमें बस इस तरीके से प्रोसेस का ध्यान रखना है जब हम कोई भी चीज प्रिपेयर कर रहे हैं कि वेस्ट मिनिमम हो। ये होता है इंप्लीमेंटेशन मेजर एक। अभी ये वाला मैं आपको ये समझाता हूं क्या है। सबसे पहले देखो, सोर्स रिडक्शन एंड रीयूज। ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा आपको अगर एनवायरमेंट को साफ रखना है तो सबसे ज्यादा जिस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, वो है कि आप सोर्स को रिडक्ट करो। जो आप रॉ मटेरियल वगैरह यूज कर रहे हो ना, उसको थोड़ा रिड्यूस करो और चीजों को रीयूज करना स्टार्ट करो। मतलब जैसे मान लो प्लास्टिक का बॉटल है, तो उस बॉटल को आप फिर से यूज करो, वापस नया बॉटल बनाने के लिए रीयूज करो। अच्छा, रिसाइकल करो या फिर कंपोस्ट करो, मतलब चीजों को रिसाइकल करके वापस यूज करो, या कंपोस्ट मतलब उनसे मैन्योर बनाओ। मैन्योर मतलब खाद, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में यूज होता है। एनर्जी रिकवरी, आप वेस्ट का यूज करो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था। इसके अलावा ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, सबसे कम अगर ये होता है तो ज्यादा अच्छा है कि आपको जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसको ट्रीट करो, उसको डिस्पोज करो, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्पोज करने में कितना ज्यादा समय लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ट्रीट करना भी बहुत आसान नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट के टेक्निक्स। ये साइंटिफिक है और ये इको फ्रेंडली है। देखते हैं। सबसे पहला है सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। बहुत सिंपल है, सेग्रीगेट कर रहे हैं हम कि हाँ वेट, देखो जैसे प्लास्टिक एक जगह फेंकेंगे हम, मेटल एक जगह रखेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट एक जगह रखेंगे, पेपर एक जगह थ्रो करेंगे, ग्लास एक जगह करेंगे। तो बेसिकली हमारे घर में 2 से 3 डस्टबिन होना चाहिए। एक जिसमें हम सब्जी वब्जी का कचरा डालेंगे, दूसरे में जो हम वेस्ट फूड वगैरह वो सब उसमें डाल रहे हैं, पेपर वगैरह डालेंगे, और एक जिसमें हम प्लास्टिक वगैरह डालेंगे, फिर मेटल्स वगैरह डालेंगे। ऐसे अगर हम कैटेगराइज कर लेते हैं तो वेस्ट को डिस्पोज करना आसान होगा। समझ रहे हो मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोस्टिंग, मैंने आपको बताया था कंपोस्टिंग मतलब क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज करके आप क्या करते हो, मैन्योर बनाते हो, आप फर्टिलाइजर बनाते हो, आप खाद बनाते हो, और इसका बाद में एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है। अच्छा, कंपोस्टिंग के अलावा बायोगैस प्रोडक्शन भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक वे है सेफ लैंडफिल साइट्स। लैंडफिल साइट समझते हो ना तुम लोग, कचरा जहां पे सारा कचरा फेंका जाता है। अब सेफ लैंडफिल साइट क्या होता है कि तुम्हें पता है कि तुम यहां पे कचरा फेंकने वाले हो, लेकिन उससे पहले ही तुम उसको इस तरीके से डिजाइन कर देते हो, अंदर से प्लास्टर वगैरह करके पूरा, मतलब वाटर प्रूफिंग कर देते हो कि जब तुम कचरा फेंकोगे
ठीक है, तो उस कचरे से जो भी मतलब जब वो सड़ेगा तो उसकी लिक्विड, जो भी सड़ने के बाद जो भी लिक्विड बनेगा वो नीचे जमीन में जाकर के ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स ना हो, क्योंकि जमीन के अंदर जो पानी है उसके साथ अगर ये कचरे वाली चीज अगर मिक्स हो जाएगी तो वो जमीन के अंदर के पानी को खराब कर देगा। तो हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक टेक्निक हो सकता है वर्मी कंपोस्टिंग। ये छोटे छोटे कीटाणु देख के आपको पता चल गया होगा कि ये अर्थवर्म है। अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि अर्थवर्म है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट में या फिर कुछ वेस्ट में आप कुछ अर्थवर्म के वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करते हो, स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करते हो अर्थवर्म के, और ये अर्थवर्म क्या करते हैं, इनको डिग्रेड कर देते हैं। जब ये डिग्रेड कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रकार का एक मैन्योर बन जाता है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, मैन्योर मतलब होता है जो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं खाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लैंडफिल मेथड। अभी आप इंडस्ट्री का जो सॉलिड वेस्ट है उसको आप सही तरीके से मैनेज करो, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा प्रायोलाइसिस समझते हैं इसका क्या होता है, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। आप क्या करते हो, जो भी आपका वेस्ट है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हो। जब उसका बहुत हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हो तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रायोलाइसिस। इसी तरीके से एक और है जिसमें आप बर्न करते हो एंड दैट इज कॉल्ड एज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है वो, और इनका नाम है इंसीरिनेशन, इंसीनीरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपका, बेसिकली आपके जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, उसको आप बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हो। सिंपल है। तो ये हमने कुछ देखे वेस्ट मैनेजमेंट के टेक्निक जो कि साइंटिफिक थे और इको फ्रेंडली थे। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, 7-8 कुछ प्रिंसिपल है जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, जो हमें समझना बहुत सिंपल है। सबसे पहला रीयूज। फोटो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, प्लास्टिक या फिर पेपर एंड कुछ, अगर आप उसका रीयूज कर सकते हो, अगर आप उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो तो करना चाहिए। डिफाइन करते हैं इस चीज को, आफ्टर यूज मटेरियल शुड बी रीयूज फॉर सम अदर प्रॉपर पर्पजेस। एक बार किसी चीज को तुमने यूज कर लिया और अगर दोबारा वो अगर वेस्ट हो चुका है, अब वो वेस्ट हो चुका है और अगर उसका किसी प्रॉपर पर्पज में यूज इस्तेमाल किया जा सकता है तो आपको वो करना चाहिए। एक और देखते हैं रिफ्यूज। जैसे कि ये प्लास्टिक है या फिर थर्मोकॉल वगैरह होता है तो आपको रिफ्यूज कर देना है, मतलब मना करना है इस चीज के लिए। अगर आप दुकान में जाते हो तो आप बोलो कि मुझे प्लास्टिक नहीं यार, पेपर बैग दे दो, या फिर आप अपने घर से क्लॉथ बैग लेके जाओ और आप रिफ्यूज करो इस चीज को। समझ रहे हो, जब आप सब्जी वगैरह लेने जाते हो तो देखो, रिफ्यूजल टू यूज ऑफ आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स लाइक प्लास्टिक एंड थर्मोकॉल। नॉन डिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, जो जल्दी डिग्रेड नहीं होता। अच्छा, रिसाइकल, काफी सारी चीजें हो सकती है जिसको आप रिसाइकल भी कर सकते हो। तो प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल आर्टिकल्स बाय रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है उसको आप रिसाइकल करते हो फिर से कुछ नया बनाते हो। फॉर एग्जांपल पेपर, ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, केन्स को भी रिसाइकल किया जा सकता है, रद्दी पेपर्स को रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, ये प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल किया जा सकता है, तो रिसाइकल। अच्छा, अगला जो आपका है वो है रीथिंक। क्या है रीथिंक? दोबारा सोचो। बहुत सिंपल, आपको इमेज देख के समझ में आ रहा होगा कि कहीं भी कचरा वगैरह फेंकने से पहले, कोई भी ऐसे पेपर वगैरह फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचो कि मेरा एनवायरमेंट है, ये अर्थ पे मैं भी रहता हूं, अगर कल को कोई क्लाइमेटीज आएगी तो मैं भी जाऊंगा बेटा। ओके, तो देखो, रीथिंकिंग ओवर आवर हैबिट्स, activities and their consequences in connection with the in the use of various articles of daily use। मतलब जो डेली यूज की चीजें हैं उनके उनको किस तरीके से आप उनको यूज कर रहे हो और उनको किस तरीके से आप फेंकते हो, बैठते हो, ये सारी चीजों पे आपको एक बार फिर से रीथिंक करना है, दोबारा सोचना है करने से पहले। अच्छा, रिड्यूस, ट्राई टू रिड्यूस करो। जो कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि वन टाइम यूज होती हैं, यूज एंड थ्रो, ऐसी चीजों को अगर आप रिड्यूस कर सकते हो थोड़ा सा तो बहुत बढ़िया होगा। आई थिंक रिड्यूस का स्पेलिंग गलत हो गया, REDUCE होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, रिड्यूस। ओके, क्लियर हो गया। चलो, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अवॉइड देयर वेस्टेज। तो जो भी आप रिसोर्सेज यूज करते हो उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि मैं इसको इतना ही यूज करूंगा या उतना ही यूज करूंगा। ठीक है, ओल्ड मटेरियल शुड बी रीयूज्ड। जो पुराने मटेरियल उसको अगर आप रीयूज कर पाते हो तो बहुत बढ़िया है। वन थिंग शुड बी शेयर्ड बाय मेनी। अगर एक चीज है जिसको बहुत लोगों के साथ शेयर करा जा सकता है तो करो उस चीज को। ठीक है, नया नया मत लाओ। ठीक है, यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड। जो भी यूज एंड थ्रो टाइप के ऑब्जेक्ट है उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है रिसर्च। अब रिसर्च में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू यूज ऑफ मटेरियल्स दैट आर टेम्पोरली आउट ऑफ यूज। जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको अभी आप यूज नहीं कर रहे हो, थोड़ा रिसर्च करो, क्या मैं इसको किसी चीज में इस्तेमाल कर सकता हूँ नया लेने की जगह, क्या मैं कुछ नया बना सकता हूँ इससे जो मुझे जरूरत है। तो इस तरीके से आपको रिसर्च करना है। इसके अलावा रेगुलेटिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस, दिस इज द लास्ट। देखो, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं
कि कचरा मत फेंको, ये मत करो, स्वच्छ भारत एंड ऑल, तो प्लीज उसको थोड़ा सा उसका ख्याल रखो और लोगों को पब्लिक अवेयरनेस दो। तो फॉलोइंग द लॉज एंड रूल्स रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट एंड मोटिवेटिंग अदर्स टू डू द सेम, आप खुद भी फॉलो करिए और आप दूसरों को भी मोटिवेट करिए कि भाई प्लीज कचरा मत फेंकना, दे मैं फेंक देता हूँ। ऐसे नहीं कचरा फेंकता है तू, बताऊँ क्या तेरे को, ऐसा नहीं, दे मैं फेंक देता हूँ। तो जब आप उसको खुद के एक्शन से सिखाओगे ना, वो जल्दी सीखेगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं हैबिट्स टू फॉलो, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, मैंने एक लिंक एक वेब पेज पे आपके लिए सारे चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर डाल दिए हैं, तो आप प्लीज उसको देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। वो छोटा सा एक लिंक अगर आप शेयर करोगे ना अपने फ्रेंड को बता के कि इसमें सारा चैप्टर है, तो उसका लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 9th का पूरा, मतलब 9th में जो भी इसका प्रॉब्लम है ना, सारा सॉल्व हो जाएगा। तो आप उसकी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, क्योंकि आप चैनल को शेयर करोगे तभी हमारे जो चैनल है वो ग्रो करेगी और मैं आपके लिए और भी कुछ कर पाऊंगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पैसे वैसे कुछ यूट्यूब से मिलते नहीं है इतने, 2 महीने पे बता रहा हूँ मैं आपको 8,000 रुपये मिलते हैं, विच इज़ कुछ नहीं, इससे ज़्यादा तो एक मेहनत दिहाड़ी करने वाला जो मजदूर होता है वो कमाता है। तो आप शेयर करो, इट्स नॉट फॉर मनी, इट्स फॉर लाइक ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो मुझे भी एक अलग मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। सो प्लीज़ शेयर करना एंड हाँ, चैनल को तो तुमने ऑफकोर्स सब्सक्राइब किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हैबिट्स टू फॉलो। हैबिट्स टू फॉलो क्या होता है? कुछ ऐसी हैबिट जो आपको फॉलो करना चाहिए। देखो जैसे पहला, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल आर 3 मंत्रा, फॉलोइंग द 3R मंत्रा। जो 3R मंत्रा आपका कि रीयूज करो, रिड्यूस करो और रिसाइकल करो। जिस चीज को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है उसको रीयूज कर लो, जिस चीज को नहीं इस्तेमाल कर सकते उसको रिड्यूस करो, और जिस चीज को रिसाइकल किया जा सकता है उसको रिसाइकल करो। तो ये एक अच्छी हैबिट है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं अवॉइडिंग लिटरिंग, चलते चलते यूं ही कचरा फेंक जाता हूं मैं। इसको छोड़ दे भाई, इसको छोड़ दे। लिटरिंग मतलब होता है कचरा करना, इधर उधर कुछ भी फेंक देना, इसको अवॉइड करो, इट्स अ गुड हैबिट। इसके अलावा अवॉइडिंग यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड इंस्टेड यूज क्लॉथ बैग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लास्टिक बैग मत यूज करो, क्लॉथ बैग यूज करो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यूजिंग बोथ साइड ऑफ द पेपर फॉर राइटिंग। जब आप लिखते हो तो दोनों साइड पेपर का इस्तेमाल करो। रीयूजिंग द ग्रीटिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट पेपर्स। जो गिफ्ट पेपर आपको कोई दे रहा है उसको प्यार से फाड़ो, उसको रखो, अगली बार उसमें पैक करके किसी और को दो। कंजूस नहीं कहते हैं इसको, एनवायरमेंट की रक्षा करना कहते हैं, समझ रहे हो ना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा, आप टिश्यू पेपर यूज करते हो, इतनी खुशी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अवॉइडिंग द यूज ऑफ टिश्यू पेपर एंड प्रेफरिंग टू यूज वंस ओन हैंकरचिप। खुद का हैंकरचिप भैया, लेकिन मेरा नाक जब बहता है ना भैया, 4 हैंकरचिप भर जाएगा, कई कैन अंडरस्टैंड लेकिन क्या टिश्यू में क्या फट जाता है रे, मेरे को भी मालूम है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या वो, ठीक है। तो अवॉइड यूजिंग टिश्यूज पेपर एंड हैंकरचिप यूज करो, ज़्यादा से ज़्यादा हैंकरचिप यूज करने की कोशिश करो, वॉशेबल होता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज़, यूज द रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ लीड बैटरीज। कुछ ऐसे बैटरीज होते हैं ना जो एक बार यूज एंड थ्रो होता है, जैसे मान लो इसमें जो मेरा बैटरी है वो यूज एंड थ्रो है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जो मेरा बैटरी है या फिर जो मेरा ये कीबोर्ड है, ठीक है, इस कीबोर्ड के अंदर जो बैटरी है वो मैंने रिचार्जेबल लगाया है। तो वो बैटरी ऐसे 1-2 साल चलता है वैसे तो, और अगर वो ख़राब भी हो गया तो मैं उसको रिचार्ज कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब वापस लगा के रिचार्ज कर लूँगा। तो आपको रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ लीड बैटरीज। एक और लास्ट कि इंप्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कुछ प्रोग्राम करो जिससे सॉलिड वेस्ट मैनेज करा जा सके। एंड एडुकेटिंग, इंकरेजिंग द फैमिली एंड द सोसाइटी इन दिस रिगार्ड। मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं उनको एडुकेट करो, अपने सोसाइटी में लोगों को बताओ, खुद समझाओ, अगर आपको पता है तो आप कहीं जाके सीखो। तो ये सारी चीज़ें करोगे ना तो इससे भी दिस इज ऑल्सो गुड हैबिट, तो लोगों की हेल्प होगी और हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर पाएंगे। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक और है स्ट्रिक्टली अवॉइडिंग यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ आर्टिकल्स। जो यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ आर्टिकल्स है उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड कर दो, उसको यूज ही नहीं करना है। हम ऐसा कुछ यूज करेंगे जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पेन है वो पेन मैं आई थिंक कितने दिनों से यूज कर रहा हूँ, शायद 1 साल से ये पेन यूज कर रहा हूँ, और ये पेन बेसिकली रेनॉल्ट ट्रिमेक्स है। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं यूज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और इसका मैं रिफिल बदल लेता हूँ, मतलब ये वाला पार्ट रिफिल बदल जाता है। तो ये यूज एंड थ्रो नहीं हुआ ना तरीके से। और अब तो मैं सोच रहा हूँ कि इंक वाला पेन ले लूँ जिसमें इंक डाला जा सकता है, लेकिन आप समझ रहे हो ना, इस तरीके की कुछ चीज़ें कर सकते हो। खैर अब तो मतलब मैं नोटबुक की जगह रिसेंटली डिजिटल चीज़ों पे शिफ्ट हो चुका हूँ, तो मैं नोटबुक बहुत कम यूज करता हूँ, मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन मैनेज कर लेता हूँ यूजिंग टैबलेट एंड ऑल। तो अभी अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप यूज एंड थ्रो वाली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। इज इट क्लियर? चलिए तो कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए है। डैश क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर 3R मंत्रा, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल या ऑल ऑफ द अबव।
You have to comment the answer in the comment box. अगला है strictly avoiding use and throw type of particles, true या false, सही है गलत है. और तीसरा क्वेश्चन है using dash batteries instead of dash batteries, rechargeable lead rechargeable, lead rechargeable, re-rechargeable या rechargeable या फिर rechargeable, ऐसा है rechargeable या फिर rechargeable. वेरी गुड. तो समझ गए आप. इनमें से आपको जो सही आंसर है वो कमेंट करके बताना है. एक और, पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ बेस्ट. ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज के लेक्चर का, कि कितना समय लगता है किसी चीज को डिग्रेड होने में. जब आप कचरा तो ऐसे फेंक देते हो, ठीक है, लेकिन उसको डिग्रेड होने में, एनवायरमेंट में उसको खत्म होने में कितना टाइम लगता है, इसके बारे में बात करेंगे. देखो, सबसे पहले, इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड अराउंड अस इज लॉन्ग, इट सीरियसली अफेक्ट्स द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. मतलब अगर मैंने आज ये माउस को जमीन पे फेंक दिया और अगर इसको डिग्रेड होने में, मतलब खत्म होने में, सड़ जाने में, ठीक है, डिकम्पोज हो जाने में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये मेरे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से असर करने वाला है. एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं बनाना पिल्स. ये जो केले का छिलका होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन इसको डिग्रेड होने में, ठीक है, नेचुरल डिग्रेडेशन में 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं. ये बनाना का छिलका है, बनाना पिलिंग है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्लोथ बैग की, तो अगर आप क्लोथ बैग को ऐसे फेंकते हो तो जमीन के अंदर उसको डिग्रेड होने में 1 महीना लगता है. अगर मैं बात करूं रैग्स की, तो उसको डिग्रेड होने में 5 महीना लग जाता है. अगर मैं बात करूं उलन सॉक्स की, तो उसको 1 साल लगता है डिग्रेड होने में. अगर मैं बात करूं ऊड की, लकड़ी की, तो इसको 10 से 15 साल लगते हैं डिग्रेड होने में. कितना अच्छा होगा अगर हम इसको रीयूज कर पाए. अगर मैं बात करूं लेदर शूज की, तो उसको 40 से 50 साल लगते हैं. भाई साहब, 40 से 50 साल, मेरी बहन ध्यान से सुन, 40 से 50 साल, जो कि बहुत ज्यादा है. हम तो ऐसे ही फेंक देते हैं. टीन कैंस की अगर मैं बात करूं तो 50 से 100 साल तक लग सकता है एक टीन के कैन को, और एल्यूमिनियम को इससे भी ज्यादा लगता है. एल्यूमिनियम कैंस 200 to 250 ईयर्स. तुम तो करके चले जाओगे, 2-4 जनरेशन उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगी. 200 to 250 ईयर्स. अगर मैं बात करूं कुछ प्लास्टिक बैग्स की, अगर मैं बात करूं तो 10 लाख ईयर्स, 1 मिलियन होता है ये. 10 लाख मतलब 1 मिलियन ईयर्स. 10 लाख ईयर्स लग जाता है, काफी ज्यादा है. हम ऐसे ही फेंक देते हैं प्लास्टिक. थर्मोकोल और स्ट्रायोफोम कप की अगर मैं बात करूं, तो इसको कितना टाइम लगता है पता है तुम्हें? इनफाइनाइट. हम अब तक कैलकुलेट नहीं कर पाए इसको डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है. तो क्या इन चीजों को ऐसे फेंकना सही रहेगा? सोच के देखो, एनवायरमेंट हमारा है. इसीलिए शायद ये चैप्टर मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ आए, अवेयरनेस आए. चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करते हैं. चैप्टर नहीं, ये लेक्चर को खत्म करते हैं. अब एक चीज और रह गया. देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट, इसका भी मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करा है, लेकिन और अच्छा पीपीटी को करना है और मैं आपको सिखा सकूं. तो लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 हो चुका है, लेक्चर नंबर 3 हो चुका, और लेक्चर नंबर 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, जितने भी है सारे हो जाएंगे. यहाँ पे जो आपको एक लिंक दिख रहा है, वहाँ पे सारे चैप्टर अपलोडेड है, तो वहाँ से जाकर के आप सीख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइंड कर लो. और कर दिया तो किसी एक को तो शेयर कर दो, कोई भी एक वीडियो, कोई भी एक प्लेलिस्ट जो उसकी ज़रूरत है. एंड जस्ट लाइक करो. थैंक यू सो मच. मेरे एंड से अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताना ज़रूर. और मैं बहुत सारे सरप्राइज मेंटी लेते रहता हूँ, क्विज लेते रहता हूँ आपके लिए, तो उसमें आना ज़रूर. थैंक यू सो मच. टेक केयर. हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग.